हेलो फ्रेंड्स, सत्यनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए निःशुल्क कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको रोज़ 2 यूनिट्स के लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। जिन भी 2 यूनिट्स से जो आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो होना है, ठीक है ना, जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो कोर्स है, ठीक है ना, जो सिलेबस है उसमें आपकी 10 यूनिट है। तो जिन 2 यूनिट्स से आपकी कक्षाएं चालू होंगी, उन 2 यूनिट्स को पहले पूरा कराया जाएगा। उसके पश्चात आपको अगली यूनिट्स की तैयारी कराई जाएगी। तो हमने इन लेक्चर्स की शुरुआत यूनिट 6 से की है, ठीक है ना। जो आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसकी जो यूनिट 6 है, वो यूनिट 6 में है आपका भारत का संविधान, शासन प्रणाली व अर्थव्यवस्था। तो इससे रिलेटेड आपको सारी थ्योरी और सारे जितने भी एमसीक्यू हैं, अच्छे अच्छे एमसीक्यू हैं टॉपिक वाइज, वो सब कराए जाएंगे। तो चलिए इसकी हम आज शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपका जो यूनिट का नाम है वो है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। तो भारत का संविधान आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसमें आपको संवैधानिक विकास वगैरह, संविधान सभा, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। कार्यपालिका पढ़नी है, आपको नागरिकों के मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, कर्तव्य पढ़ने हैं, नीति निषेध तत्व पढ़ने हैं, संविधान संशोधन भी आप इसमें पढ़ोगे, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था को भी आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद आपका इसी यूनिट के अंतर्गत इकोनॉमी का पोर्शन चालू होगा। तो देखिए, इस यूनिट की शुरुआत हम लोग करेंगे संवैधानिक विकास से, ठीक है ना। तो हमें संविधान को पढ़ना चालू करना है, ठीक है ना। संविधान के अंतर्गत हमें संविधान सभा पढ़ना है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, फिर संविधान में जितने भी जो जो चीज़ों का वर्णन है, कार्यपालिका, राष्ट्रपति का, संसद का, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों का, उन सबको पढ़ना है। तो उसके पहले हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा संवैधानिक विकास को, क्योंकि आपके कोर्स में भी भारतीय शासन अधिनियम 1919 व 1935 दिया हुआ है। तो राज्य व्यवस्था की शुरुआत हम लोग करते हैं भारतीय संविधान के विकास से, ठीक है ना। लेकिन भारतीय संविधान का विकास पढ़ने के पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि संविधान क्या होता है। भारतीय संविधान का हमें विकास तो पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान है क्या, ठीक है ना, कि संविधान किसको कहते हैं, ठीक है। तो किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार चलता है, कोई भी देश होता है उसका शासन जिन नियमों व सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों के समूह को क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है, ठीक है ना। किसी भी देश का जो शासन होता है वो जिन नियमों या जिस विधि के अनुसार चलता है उसको बोलते हैं संविधान। हर देश का एक संविधान होता है। कुछ देशों का लिखित संविधान है, कुछ देशों का मौखिक संविधान है, ठीक है ना। अमेरिका पहला देश था जिसने लिखित संविधान दिया, ठीक है ना। तो संविधान क्या है? संविधान मौलिक दस्तावेज है किसी भी देश के लिए, एवं देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है किसको? संविधान को। फिर हमें पढ़ना है संवैधानिक विकास को। तो ये हो गया हमारा संविधान। अब संवैधानिक विकास कब से चालू होता है भारत में, भारत का संविधान बनने के पहले, ठीक है ना। तो उसको हमें देखना है। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बैकग्राउंड में ले जाता हूँ संवैधानिक विकास समझाने के लिए। आपने हिस्ट्री में 2 युद्ध पढ़े होंगे। 1757 का प्लासी का युद्ध, ठीक है ना, आपने प्लासी का युद्ध पढ़ा होगा, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा 1764 का बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, सबसे पहले यदि हम देखें तो अंग्रेज 1600 ईस्वी में, ठीक है ना, 1600 ईस्वी में भारत में प्रवेश करते हैं अंग्रेज, ठीक है। फिर वो अपनी कई सारी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करते हैं, वो कई सारे युद्ध लड़ते हैं, ठीक है ना। कर्नाटक युद्ध होते हैं फ्रांसीसियों के साथ, ठीक है ना, पुर्तगालियों के साथ युद्ध होते हैं, डचों के साथ युद्ध होते हैं, मराठाओं के साथ युद्ध होते हैं, ठीक है ना। कई सारे युद्ध वो लड़ते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं। उसके पश्चात वो क्या होते हैं, एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में उनका उदय होता है, ठीक है ना। तो यदि हम देखें तो 1757 का जो युद्ध था आपका, ठीक है ना, तो 1757 के युद्ध में क्या करते हैं अंग्रेज, क्या करते हैं, अंग्रेज का युद्ध होता है, अंग्रेजों का युद्ध होता है किससे? बंगाल के नवाब से। 1757 के समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, ठीक है ना। तो अंग्रेज सेनापति जो रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उनके बीच में युद्ध होता है। और क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो हैं वो हार जाते हैं। फिर अंग्रेज क्या करते हैं, अपना एक कठपुतली नवाब, मतलब उनके हाथों में जो रहे नवाब, जो उनकी सुनने वाला नवाब, मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं, ठीक है ना।
फिर मीर जाफ़र से उनसे उनके कुछ मतभेद होते हैं, किसके, अंग्रेज़ों के। उसके बाद अंग्रेज़ क्या करते हैं, मीर कासिम से अपना क्या करते हैं, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। ठीक है, तो मीर कासिम को क्या कर देते हैं, बंगाल का नवाब बना देते हैं। फिर बाद में क्या होता है, अंग्रेज़ों की मीर कासिम से भी लड़ाई होती है, मीर कासिम से भी उनकी बनती नहीं है, ठीक है ना, तो उनकी लड़ाई होती है। तो फिर होता है 1764 का बक्सर का युद्ध। ठीक है, 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। ये सब आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना, क्योंकि हम पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बस थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ उन सब चीज़ों की। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आपको डीप में ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो 1764 का युद्ध होता है जब मीर कासिम और अंग्रेज़ों की नहीं बनती है। तो मीर कासिम, ठीक है ना, और आप एक था शुजा उद्दौला, ठीक है ना, शुजा उद्दौला था अवध का नवाब, और एक था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये तीनों लड़ते हैं, मीर कासिम, शुजा उद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये अंग्रेज़ों से लड़े आते हैं। अंग्रेज़ सेनापति होता है हेक्टर मुनरो। इन तीनों की बुरी तरीके से हार होती है। इसके बाद क्या होता है, बंगाल पर कब्जा हो जाता है अंग्रेज़ों का। ठीक है, तो अभी तक अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, केवल व्यापार कर रहे थे, ठीक है ना, व्यापारिक कोठियाँ खोली थी, भारत के साथ व्यापार कर रहे थे। जब बंगाल पे उन्होंने कब्जा कर लिया तो उनके पास एक लैंड आ गया, ठीक है ना, उनके पास में दीवानी और फौजदारी अधिकार आ गया बंगाल के। ठीक है, इस प्रकार बंगाल से उन्होंने शुरुआत करी, फिर धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों को जीता, और अन्य क्षेत्रों को जीतने के क्रम में, ठीक है ना, भारत के एक बड़े भूभाग पर वो राज्य करने लगे। तो जैसे जैसे वो बढ़ते गए, साथ साथ कुछ क्या करते गए, एक्ट लाते गए, जिन क्षेत्रों को जीतते गए उन क्षेत्रों के लिए कुछ एक्ट लाते गए, कुछ अधिनियम लाते गए। इन्हीं अधिनियमों से शुरुआत होती है भारतीय संविधान के विकास की। ठीक है ना, तो भारतीय संविधान का विकास, जो अंग्रेज समय समय पर जो अधिनियम लाते गए उनसे भारतीय संविधान का विकास माना जाता है। तो ये इतनी पूरी कहानी बताने का मतलब आपको ये था कि भारतीय संविधान का विकास जो है इस प्रकार से हो रहा है। अंग्रेज बंगाल में अधिकार कर लेते हैं, कुछ अधिनियम लाते हैं, फिर कहीं और अधिकार कर लेते हैं, फिर और क्षेत्रों को जो जीतते हैं, धीरे धीरे अधिनियम लाना चालू करते हैं। फिर बाद में ब्रिटिश क्राउन जो होता है, ठीक है ना, जो ब्रिटेन की सरकार होती है, ब्रिटेन की महारानी होती है, उसका राज हो जाता है इंडिया में। तो इस दौरान कई सारे अधिनियम आना चालू होते हैं, ठीक है ना, भारत में। भारत के जिन जिन क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का राज होता है उसके लिए कई सारे अधिनियम आना चालू होते हैं। इन्हीं अधिनियमों से भारतीय संविधान का विकास शुरू होता है। तो इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा है। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ताज द्वारा तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दी, जो समय समय पर बढ़ाई गई। ठीक है ना, 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए क्या किया, अनुमति दी। 15 वर्षों की अनुमति दी गई थी। ठीक है ना, समय समय पर फिर क्या किया गया, उनको बढ़ाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरुआत में केवल एक व्यापारिक निकाय थी, मैंने आपको बताया था कि केवल व्यापार करना चाहते थे, कालांतर में क्या हुआ, ये भारत की एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। उसके द्वारा भारत में अनेक कानून लाए गए जिन्हें भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जा सकता है। तो इस लाइन में क्या है, वही चीज़ लिखी है, ठीक है ना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरुआत में केवल एक व्यापारिक निकाय थी, ठीक है ना, शुरुआत में क्या थी, केवल एक व्यापारिक निकाय थी, कालांतर में भारत की क्या होती है, एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होती है। उसके द्वारा भारत में अनेक कानून लाए गए जिन्हें भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जाता है। तो ये इस प्रकार से करना था। अब हमें बहुत सारे क्या करने हैं, एक्ट अधिनियम पढ़ने हैं, ठीक है, तो हम उनको देख लेते हैं। तो देखो, भारत का जो संवैधानिक विकास था वो इन सारे अधिनियमों के तहत हुआ है, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इतने सारे अधिनियम लाई, ठीक है ना, वो भी कुछ प्रमुख लिखे हुए हैं जिनके तहत क्या हुआ है, भारत का संवैधानिक विकास हुआ है। तो भारत के संवैधानिक विकास में इतने सारे अधिनियम को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। यदि आपके कोर्स की बात करें, यदि आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसकी बात करें, तो उसमें केवल 2 अधिनियम दिए गए हैं पढ़ने के लिए। आप देखना, आयोग का आप सिलेबस देखना, सिलेबस डाउनलोड करना आप आयोग की वेबसाइट से। आप उस सिलेबस में देखोगे कि उस सिलेबस में केवल 1919 का अधिनियम, ठीक है ना, और 1935 का अधिनियम, ये बस दिया गया है, मतलब इनको पढ़ना है आपको, ठीक है ना। 1919 का जो अधिनियम है और जो 1935 का अधिनियम है, इन दोनों को दिया हुआ है कायम आपके सिलेबस में।
1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्योंकि आपके कोर्स में दिए हुए हैं तो इन अधिनियमों को हम क्या करेंगे, डीप में पढ़ेंगे, मतलब हम इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोर्स के अनुसार चलेंगे, आपके सिलेबस के अनुसार चलेंगे। लेकिन जो इतने सारे ये अधिनियम है, इनसे भी आपको एक एक दो दो फैक्ट में कराना चाहता हूँ कि ये जब कभी भी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपसे वो बन जाए। तो इनको क्या करेंगे, हम ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा हम विस्तार से इनको नहीं पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, कई सारे फैक्ट इनसे भी निकलते हैं, तो उन फैक्ट को मैं आपको बताऊंगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो आपका कोर्स कहता है, आपका कोर्स ये कहता है कि जो आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम है और जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इन दोनों को पढ़ लो। लेकिन क्योंकि एमपीपीएससी, जैसा कि एमपीपीएससी में कई बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं और कई बार जो आपके सिलेबस में नहीं लिखा होता है वो भी आता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें इन सारे एक्ट को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, हम इनको क्या कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इनको भी मैं आपको एक एक दो दो फैक्ट जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो पढ़ाऊँगा। फिर बाद में हम सब कुछ पढ़ते हुए 1919 और 1935 के अधिनियम पर आएंगे, ठीक है ना, तो उसको भी कराऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। इन सारे एक्ट में मैं आपको एक एक दो दो पॉइंट बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले आपका आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इस रेगुलेटिंग एक्ट में केवल आपको एक बात पता होना ज़रूरी है कि भारत का जो संवैधानिक विकास हो रहा है, संवैधानिक विकास की शुरुआत इसी एक्ट से हो रही है। मतलब भारत में लिखित संविधान जो है, लिखित कानून जो है, उसकी शुरुआत 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से हो रही है। ये पहला एक्ट था जो अंग्रेज लाए, ठीक है ना। औपचारिक तौर पर जो लाए, इसके पहले भी कई सारे कानून लाए होंगे, ठीक है ना, तो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत किस एक्ट के थ्रू हुई या किस अधिनियम के थ्रू हुई, तो आपको ऑप्शन में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दिया होगा, तो आपको उसको टिक करके आ जाना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना है। तो देख लेते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदु जो हैं, उनको देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत के इतिहास में लिखित कानून की शुरुआत हुई। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहला फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है ना। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, ठीक है ना। जब ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स के समय क्या थे, तीन प्रांत थे, ठीक है ना। बम्बई प्रांत था, बंगाल प्रांत था, मद्रास प्रांत था। इन सब का क्या था, गवर्नर था, गवर्नर थे एक एक, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स ने बम्बई प्रांत बना लिया था, बंगाल प्रांत बना लिया था, मद्रास प्रांत बना लिया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उस समय तक तीन प्रांत थे ब्रिटिशर्स के, वो थे बम्बई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत। प्रत्येक का क्या था, एक एक गवर्नर था, ठीक है ना। प्रत्येक का एक एक गवर्नर था, ठीक है। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है ना, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर इसके अधीन आ गए, ठीक है। तो बम्बई, बंगाल और मद्रास तीनों प्रांत ब्रिटिशर्स के थे, इनका एक एक गवर्नर था। बाद में क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया, ठीक है ना, और मुंबई और मद्रास के गवर्नर इसके अधीन आ गए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है ना। तो इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता प्रदान करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की गठित की गई। बंगाल का गवर्नर क्या करता था, शासन करता था उस क्षेत्र में, ठीक है ना। अंग्रेजों द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया गवर्नर, तो उसको सहायता करने के लिए, ठीक है ना, वो किस प्रकार से शासन करे उसको मदद करने के लिए क्या किया गया, एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद गठित की गई। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो क्या था, इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले क्या हुआ, भारत के इतिहास में लिखित कानून की शुरुआत हुई, ठीक है ना। फिर इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया, और मद्रास और मुंबई जो थे, इन दोनों के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, ठीक ना। और इस एक्ट के तहत बनने वाले पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो इतना सब आपको याद रखना है। इसमें कुछ और फैक्ट हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, देख लेते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने
उपहार लेने, रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। जो कंपनी के कर्मचारी थे वो क्या करते थे, निजी व्यापार करने लगते थे। कई बार कोई चीज़ चुरा ली, ठीक है ना, या कोई चीज़ खरीद ली और निजी व्यापार कर दिया किसी के साथ में, ठीक है ना, किसी से उपहार ले लिया, कोई से रिश्वत ले ली किसी काम को करने के लिए, तो ये सब क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो ये फैक्ट भी याद कर लेना आप, किस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। जो हमारा मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इससे कोई लेना देना नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। आगे भी कई सारे कोर्ट स्थापित करेंगे ब्रिटिशर्स, लेकिन ये फैक्ट आप याद कर लो केवल इतना कि सबसे पहले किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कलकत्ता में। तो ये थी, और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। बस इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं अगला एक्ट। 1773 का एक्ट पारित करने के बाद 1781 में एक्ट लाते हैं अंग्रेज, ठीक है ना। तो उसको हम देख लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। तो इसमें देख लो आप, सुप्रीम कोर्ट के लिए आदेशों और निर्णय के संपादन में भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज परंपराओं का ध्यान रखने का आदेश दिया गया, ठीक है ना। जो सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि कलकत्ता में एक झूठे आरोप में एक ब्राह्मण जो था उसको क्या कर दिया, फांसी की सज़ा दे दी। यदि आप हिंदू कानूनों को देखोगे, ठीक है ना, जो हमारे हिंदू कानून थे पहले, संविधान के पहले जो चलते थे, ठीक है ना, मिताक्षरा हो गया, दया भाव हो गया, मनुस्मृति हो गई, ठीक है ना। तो मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण को आप मृत्युदंड नहीं दे सकते। तो सब संपूर्ण बंगाल में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गया, एक विद्रोह का भाव उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। तो उनके अंदर, ठीक है ना, एक द्वेष का भाव मन में आ गया अंग्रेजों के खिलाफ, जब उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण को मृत्युदंड दे दिया। तो ये एक्ट तब इसलिए लाया गया था, ठीक है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आदेश और निर्णय के संवाद में भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों परंपराओं को क्या किया जाए, ध्यान में रखा जाए। और इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी ब्रिज बनाने का अधिकार दिया। 1781 तक उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार भी दिया गया। किसको, कलकत्ता की सरकार को, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा 1781 के। फिर देखो अगला एक्ट आता है, अगला नियम लाते हैं अंग्रेज, ठीक है ना। वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना। ये पिट्स दो बार लिख गया यहाँ पर, सही कर लेना इसको। तो पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना, 1784 इसको लाए अंग्रेज। तो इसमें देख लो कौन कौन से प्रावधान थे। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है ना। यदि आप इसको स्किप भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए, ठीक है ना। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का है, इसके द्वारा क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा तथा राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोलर द्वारा किया जाने लगा। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, इसके द्वारा क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए, ठीक है ना। कंपनी व्यापार तो कर रही थी, शुरू में आई थी व्यापार के लिए, बाद में बंगाल पर अधिकार कर लेती है, कई सारे प्रांतों पर अधिकार कर लेती है, ठीक है ना। वहाँ के राजस्व अधिकार, फौजदारी अधिकार भी कंपनी को मिल जाते हैं, उनका राज हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये अधिनियम जो है, इसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक और राजनीतिक कार्य क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा और राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोलर द्वारा। तो ये आपका हो गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर देख लो 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों के वेतन भारतीय राजस्व देने की शुरुआत हुई। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो बने थे, उन सब का राजस्व क्या हुआ, भारतीय राजस्व से, मतलब उनके जो वेतन थे वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था हुई। साथ ही साथ कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। फिर देख लो 1813 का चार्टर एक्ट, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको 1919-1935 को अच्छे से पढ़ना है, वो मैं आपको कराऊंगा अभी। कंपनी के चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होगा। जो भारत के साथ कंपनी के व्यापार करने के एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया, केवल चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकते थे, ठीक है ना, कंपनी वाले 1813 के चार्टर एक्ट में।
भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। किसमें? 1813 के चार्टर एक्ट में। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ठीक है ना। भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन किस एक्ट के थ्रू हुआ? यदि क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ 1813 का चार्टर एक्ट, तो इस पर आपको टिक करके आना है। ठीक है ना, गोला भर के आना है। मतलब ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई किस एक्ट के तहत? तो 1813 का चार्टर एक्ट आप लगाए ना। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किस अधिनियम में कही गई? यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर 1813 का चार्टर एक्ट आपको लगा के आना है। ठीक है ना, इस प्रकार से। और कंपनी के चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए किस अधिनियम के द्वारा? तो आपको लगाना है 1813 का चार्टर एक्ट, इस प्रकार से। फिर देख लेते हैं अगला एक्ट हम। अगला एक्ट जो आपका है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। ये आपका अगला एक्ट। तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। इस प्रकार कंपनी भारत में विशुद्ध रूप से राजनीतिक संस्था मात्र रह गई। जो कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार थे उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और कंपनी केवल क्या हुई? एक राजनीतिक संस्था मात्र रह गई। तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये फैक्ट जो मैं बताते आ रहा हूँ केवल उनको याद रखना है। ठीक है ना, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगा के नहीं पढ़ना है इनको। ठीक है, इनसे कम ही क्वेश्चन पूछेगा अभी तक प्रीलिम्स में। 2014 से यदि हम 2019 तक के पेपर देख लें उसमें पूरे एक्ट पढ़ने पड़ते थे। फिर 2020 से जो आपका सिलेबस आया उसमें आपको 2 एक्ट उनने सिलेबस ही में लिख दिया, 1919 और 1935। तो उनसे भी क्वेश्चन नहीं, 1919 और 1935 से भी एक एक क्वेश्चन ही आया देखने को मिला। ठीक है ना, तो फिर भी लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि MPPSC कहीं से कुछ भी पूछ सकती है, तो हमें सब चीज़ों को क्या करना है? कवर करके चलना है। फिर देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस एक्ट के थ्रू क्वेश्चन आएगा? किस एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया? ठीक है ना, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा आपको ये टिक करके आना, 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के थ्रू ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाता था, ठीक है ना, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाता था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। तो उस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया किस एक्ट के थ्रू? 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना आप। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को जोड़ा गया। तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें एक चौथा सदस्य जोड़ा गया। जो सदस्य कौन सा था? विधि सदस्य था। और ऐसे पहले विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें क्या किया गया? एक चौथा सदस्य जोड़ा गया जिसको विधि सदस्य बोला गया। तो ऐसे पहले विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। नौकरियों में धर्म, जाति, नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू, 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। फिर देख लो अगला एक्ट। ठीक है ना, 1853 का, ठीक है, चार्टर एक्ट। ये आपका अगला एक्ट है। ठीक है, तो देखो, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई। तो कंपनी के जो पद थे, ठीक है ना, उनमें भाई भतीजावाद कम खत्म करके उनको प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की व्यवस्था हुई। किस अधिनियम के थ्रू? यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बता देना 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू। ठीक है ना। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण किया। अर्थात भारत में विधायिका संसद की नींव इसी अधिनियम के तहत पड़ी। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में विधायिका या संसद की नींव किस अधिनियम के थ्रू पड़ी, ठीक ना, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संसद की नींव पड़ी, तो आपको लगा के आना है ऑप्शन 1853 का चार्टर एक्ट, इस अधिनियम के थ्रू। ठीक है, फिर इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। जो विधायी एवं प्रशासनिक कार्य थे इनको क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। ठीक ना, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें, तो वो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर देख लो अगला अधिनियम जो आपका है वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगेन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिनियम है। ठीक है ना,
ये अधिनियम कब आता है? ये अधिनियम तब आता है जब 1857 की क्रांति, आपने सुना हुआ 1857 की क्रांति, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ गई थी, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से लड़ गए थे, तात्या टोपे अंग्रेजों से लड़ गए थे, ठीक है। तो ये सब जो विद्रोह शुरू हुए थे, मंगल पांडे वगैरह, बैरकपुर छावनी, ये सब था 1857 की क्रांति। आप इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद अंग्रेज घबरा गए। 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन था पूरा भारत का। फिर 1857 की क्रांति होती है, उसका जैसे तैसे दमन कर पाते हैं अंग्रेज, ठीक है ना। फिर 1857 की क्रांति के बाद में 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। और क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक राज कर रही थी भारत पर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से उस शासन को, उस राज को, जो ब्रिटिश क्राउन है, मतलब ब्रिटिश ताज जो है, ब्रिटेन की जो महारानी है, ब्रिटेन की जो सरकार है, वो अपने हाथों में ले लेती है उस शासन को। किस अधिनियम के द्वारा? 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो देखते हैं इसको। तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन, इस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पामस्टन, ने भारत के शासन को अच्छा बनाने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया। इसमें निम्न प्रावधान थे, ठीक है। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेज घबरा गए, अंग्रेजों ने जैसे तैसे दमन किया। जो ब्रिटेन की सरकार थी वो भी घबरा गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से क्या किया, उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया। तो यही पॉइंट, इस पॉइंट में यही बात कही गई है, ठीक है। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश ताज का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। तत्कालीन महारानी विक्टोरिया। कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त हो गया, या किस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया, तो आपको ऑप्शन में इस वाले गोले पे टिक लगाना है। 1858 का भारत शासन अधिनियम के थ्रू, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया और ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष नियंत्रण भारत पर स्थापित हो गया। किस अधिनियम के थ्रू? 1858 के भारत शासन अधिनियम के थ्रू, ठीक। फिर जो गवर्नर जनरल था, सबसे पहले 3 गवर्नर होते थे। बंगाल में होता था, बम्बई में होता था और मद्रास में होता था। फिर 1773 के एक्ट के थ्रू क्या किया इन्होंने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोलने लगे। और जो बाकी 2 प्रेसिडेंसी थी, मतलब जो बाकी जो प्रेसिडेंसी थी बम्बई और मद्रास, इनके गवर्नर को क्या कर दिया, उसके अधीन कर दिया गया, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने क्या बोलना चालू कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद में जो 1858 का अधिनियम आया, उसमें इन्होंने गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया और आप बोले अब उसको बोलेंगे वायसराय, ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल का पद नाम किस अधिनियम के थ्रू चेंज किया गया, ठीक है ना। गवर्नर जनरल को वायसराय किस अधिनियम के थ्रू बोला जाने लगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको लगा क्या ना, 1858 का अधिनियम, ठीक है। तो गवर्नर जनरल का पद नाम क्या हो गया, वायसराय हो गया। और ऐसे पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। ये फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आ सकता है कि पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। फिर कंपनी पर स्थापित दैश शासन की समाप्ति, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संस्थान समाप्त हो। आपने पढ़ा था पहले कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे, ठीक है ना। कंपनी पर जो क्या कंपनी पर शासन करने के लिए, मतलब कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे। इन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। कभी क्वेश्चन आता है आपसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, उनकी समाप्ति किस अधिनियम के थ्रू की गई, तो आपको ऑप्शन में लगा के आना है 1858 के अधिनियम के थ्रू की गई, ठीक है। फिर वायसराय के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत मंत्री या भारत सचिव नामक पद स्थापित हुआ। यह ब्रिटिश संसद का सदस्य हुआ करता था। तो भारत सचिव नामक एक नया पद सृजित हुआ 1858 के अधिनियम के थ्रू। और ये क्या था, ब्रिटिश संसद जो थी उसका क्या था, सदस्य था, जो वायसराय पर नियंत्रण रखता था, ठीक है ना। अब भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष वह स्वयं हुआ करता था। कौन? भारत सचिव, ठीक है ना। तो पहला मंत्री या भारत सचिव कौन था, लॉर्ड स्टेनले था। ये भी एक फैक्ट है, याद रखे रहना आप लोग, ठीक है ना। तो वायसराय के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए क्या किया इन्होंने, भारत सचिव नामक पद स्थापित कर दिया। फिर क्या किया
इन्होंने 15 सदस्यीय एक भारत परिषद की स्थापना कर दी भारत सचिव की सहायता के लिए। और ऐसा पहला भारत सचिव बनने वाला व्यक्ति था लॉर्ड स्टेनले। तो ये ठीक है ना। तो ये इस एक्ट के इम्पोर्टेंट मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ठीक है ना। वायसराय को भारत मंत्री की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। जो वायसराय था उसको भारत मंत्री या भारत सचिव की सलाह पर कार्य करना होता था, ठीक है। यदि हम देखें तो भारत मंत्री की जो 15 सदस्यीय परिषद थी उसको क्या बोलते थे ये लोग अंग्रेज, भारत परिषद। लेकिन इसमें एक भी भारतीय जनता नहीं थी, ठीक ना, मतलब भारत का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, लेकिन इसको बोलते थे भारत परिषद, ठीक है। तो ये अपने आप में एक फैक्ट था। तो ये आपका हो गया 1858 का अधिनियम। फिर देख लो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1858 का क्या हुआ, अधिनियम समाप्त हो गया। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है ना। तो इस अधिनियम के देख लो कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया, तो अब लगा गया ना 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। फिर देख लो अगला इसमें पॉइंट जो है, अगला फैक्ट जो है वो है वायसराय को विधायी कार्य हेतु नए प्रांत के निर्माण तथा नवनिर्मित प्रांत के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। जो वायसराय जो था, ठीक है ना, उसको किसी नए प्रांत के निर्माण की शक्ति दी गई, और जो नया नवनिर्मित जो प्रांत था उसका गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया इसको, वायसराय को। केंद्रीय कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। जो वायसराय की सहायता के लिए आपको ध्यान होगा केंद्रीय कार्यकारिणी बनी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था। इसको कई बार चेंज करते गए, कभी 3 कर दिया, कभी 4 कर दिया, कभी 5 कर दिया, कभी 6 कर दिया। तो जो आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो है, ठीक है ना, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसके थ्रू इसकी संख्या क्या कर दी, 5 कर दी, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखना बस। वायसराय एवं प्रांतीय गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। आपको पता है ना, जैसे आज प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे संविधान है उसके अनुसार राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। उसी प्रकार से जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इसके थ्रू क्या किया गया, वायसराय जो थे और जो प्रांतों के गवर्नर थे उनको क्या करने की शक्ति दी गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ठीक है ना। तो ये 1861 के कुछ फैक्ट थे। कुछ और फैक्ट हैं 1861 के अधिनियम में, वो भी देख लो। पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है ना। विधि के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, अर्थात मुंबई व मद्रास की विधान परिषदों को विधि बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है ना। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि किस अधिनियम के थ्रू भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, ये फैक्ट है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल याद रख लेना आपको कि किस अधिनियम के थ्रू भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। तो आपको लगाना है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के थ्रू भारत में विभागीय प्रणाली की स्थापना हुई। यदि आपसे पूछ लेता है कि विधि के विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम के थ्रू हुई, यदि आपसे पूछ लेता है, तो आपको लगा के आना है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के थ्रू हुई, ठीक है ना। विधि का विकेंद्रीकरण का मतलब था कि मुंबई और जो मद्रास की जो विधान परिषद थी या विधि बना सकती थी, मतलब मुंबई और मद्रास जो प्रांत थे ब्रिटिशर्स के, उनमें क्या हुआ, विधान परिषदों की स्थापना हो गई। तो ये क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ। पहले कलकत्ता से बनती थी विधि, ठीक है ना, दोनों प्रांतों के लिए, तीनों प्रांतों के लिए। फिर क्या हुआ, मुंबई और मद्रास में भी विधान परिषदें स्थापित कर दी गई, ठीक। इस एक्ट के तहत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। जो विधान परिषद जो बनी थी उनमें इन 3 भारतीयों को क्या किया गया, मनोनीत किया गया, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो, थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, तो ये था आपका 1861 का, ठीक है ना, अधिनियम। फिर आप देख लो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या था, तो देखो इस एक्ट में निर्वाचन पद्धति को आरंभ किया गया। जो निर्वाचित करने की बात होती है ना, निर्वाचन जो होता है, चुनाव जो होता है, उसको आरंभ किया गया 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भारत में किस अधिनियम के थ्रू हुई,
तो आपको ऑप्शन में लगा के आना है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। प्रत्यक्ष नहीं था, मतलब जनता नहीं चुन सकती थी, ठीक है ना। तो देख लो, इस एक्ट में निर्वाचन पद्धति को आरंभ किया गया। इस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मतलब सरकार या गवर्नर जनरल चुन सकते थे, ठीक है ना, जनता नहीं चुन सकती थी। उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। फिर देख लो अगला पॉइंट, ठीक है, आपका जो चल रहा है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसी में अगला पॉइंट है आपका, विधायिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। जो विधायिका के सदस्य जो थे, जो विधायिका जो बन गई थी, प्रांतीय विधानसभा बन गई थी, केंद्रीय विधानसभा बन गई थी, आपने अभी पढ़ा है ऊपर, ठीक है ना। केंद्रीय विधानसभा बन गई, प्रांतीय विधानसभा बन गई, इनके जो सदस्य थे, जो भारतीय सदस्य थे, उनको क्या हुआ, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। अर्थात यहीं से भारत में प्रश्नकाल की क्या हुई, शुरुआत हुई। किंतु पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने और मतदान करने जैसे अधिकार भारतीयों को प्रदान नहीं किए गए, ठीक है ना। तो विधायिका के सदस्य, उनको क्या अधिकार मिला, प्रश्न पूछ सकते थे। किस अधिनियम के थ्रू, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के थ्रू, ठीक है ना। तो यहीं से भारत में प्रश्नकाल की शुरुआत मानी जाती है। किंतु पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने, मतदान करने जैसे अधिकार भारतीयों को प्रदान नहीं किए गए थे। समझ रहे आप। यदि कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में प्रश्नकाल की शुरुआत किस अधिनियम के थ्रू हुई है, ये अपने आप में फैक्ट है, तो आपको गोला लगा के आना है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पर। इस पर आपको टिक लगा के आना है, ऑप्शन में आपको ये दिया होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर देख लो अगला फैक्ट 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में, ठीक है। इस अधिनियम से भारत में संसदीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी। कभी भी, ये भी एक फैक्ट है अपने आप में, कभी भी आपसे क्वेश्चन आया कि किस अधिनियम के थ्रू भारत में संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई या नींव पड़ी, तो आपको लगा के आना है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। भारत में पहली बार निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया एवं भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। ये मैंने इस लाइन में आपको बता दिया था। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले निर्वाचन सिद्धांत को किस अधिनियम के थ्रू स्वीकार किया गया, तो आपको लगा के आना है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के थ्रू हुई, तो भी आपको ऑप्शन लगा के आना है 1892 का क्या, भारत परिषद अधिनियम। इस लाइन का मतलब ये है कि निर्वाचन जो होता है दो प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, ठीक है ना। अब यदि अप्रत्यक्ष होता है तो भी उसको बोलेंगे कि निर्वाचन शुरू हो गया, और यदि प्रत्यक्ष होता है तो भी उसको बोलेंगे निर्वाचन शुरू हो गया। तो 1892 के अधिनियम के द्वारा क्या हो गया, निर्वाचन शुरू हो गया, लेकिन क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से शुरू हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक, इनडायरेक्ट, ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। तो इस प्रकार से फिर देखो भारत परिषद अधिनियम 1909, ये अधिनियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको भी आपको देखना है। तो ये अधिनियम जो है वो है भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तत्कालीन जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो, और तत्कालीन जो भारत सचिव थे वो थे लॉर्ड मार्ले। 1858 में भारत सचिव का पद, 1858 का जो अधिनियम था उसके थ्रू क्या किया गया था, भारत सचिव का पद बनाया गया था। भारत सचिव की सलाह से वायसराय को काम करना था, ठीक है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 जो लाया गया वो इन दोनों की मिली भगत थी। किनकी, लॉर्ड मिंटो जो कौन थे, वायसराय थे, और लॉर्ड मार्ले जो कौन थे, भारत सचिव थे, ठीक है ना। इन दोनों ने मिलजुल कर क्या किया, भारत परिषद अधिनियम 1909 को लाया, ठीक है ना, इन दोनों ने, ठीक। तो इसको बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम को 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। अब ये बोल रहे हैं सुधार, लेकिन हम लोगों को लगता था, जो भारतीय तो उनको लगता था ये क्या गड़बड़ कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन बोल रहा है ये, ठीक है ना। तो इस अधिनियम के थ्रू क्या किया गया, मुस्लिमों को प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रदान की गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। लॉर्ड मिंटो को सामुदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो किस अधिनियम के थ्रू सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। तो आपको लगा के आना है, ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार। तो आपको इन दोनों को, इनमें से किसी एक को लगा के आना, ठीक है ना। मतलब यदि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के थ्रू हुई, तो आपको लगा के आना है भारत परिषद अधिनियम 1909। यदि ये नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पर लिखा हुआ मार्ले मिंटो सुधार,
मार्ले मिंटो सुधार लिखा होगा तो इस पर टिक लगाया ना, ठीक है ना। इन मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909 में से दो आपको, इन दोनों में से कोई एक आपको वहाँ पे लिखा मिलेगा ऑप्शन में, तो आपको इस प्रकार से लगा देना। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोलते हैं लॉर्ड मिंटो को। इन्हीं ने शुरुआत की है, लॉर्ड मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचन की, ठीक है ना। तो मुस्लिमों को क्या हुआ, पृथक निर्वाचन देने लगे कि मुस्लिम सीटें अलग होंगी, उस पर मुस्लिम प्रत्याशी होंगे, तो ये चीज़ें इन्होंने चालू की, ठीक है। फिर आगे जाके ये लोग और बढ़ा देते हैं, ठीक है, सिखों को भी देते हैं पृथक निर्वाचन, फिर आंग्ल भारतीयों को भी देते हैं, भारतीय ईसाइयों को भी देते हैं ये पृथक निर्वाचन, जिससे लोगों में क्या हो, फूट पड़े, कभी एकजुट ना हो पाए लोग, अब आपस में लड़ते रहें, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहें, कभी एकजुट ना हो पाए। फिर देख लो, विधायिका के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बैठ पर बहस करने, मतदान करने जैसे अधिकार दिए गए, ठीक है ना। आपने पहले का अधिनियम में पढ़ा था कि विधायिका के सदस्य जो थे वो प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरक प्रश्न का मतलब होता है जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा, ठीक है, और आपको किसी ने उत्तर दिया, अब उसके उत्तर के संबंध में आप दोबारा उससे प्रश्न कर सको, उसको बोलते हैं पूरक प्रश्न, ठीक है ना। तो ये कहलाता है पूरक प्रश्न, मतलब आपने किसी से क्वेश्चन किया, उसने उसका आंसर दिया, फिर आप उसके आंसर के संबंध में फिर से उससे प्रश्न पूछना चाहते हो, ठीक ना, उसी आंसर जो उसने आंसर दिया है उसी की किसी बात को लेकर आप उससे फिर से प्रश्न पूछना है, तो उसको बोलते हैं पूरक प्रश्न। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। बैठ पर बहस करने का अधिकार भी मिल गया, और मतदान करने जैसे अधिकार भी प्राप्त होगा। जो भारतीय सदस्य थे विधान परिषद के, जो विधायिका जो थी उसके जो भारतीय सदस्य थे, उनको क्या हुआ, पूरक प्रश्न पूछने, बैठ पर बहस करने और मतदान करने क्या हुए, अधिकार प्राप्त हो गए। इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया, ठीक है ना। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसके जो उसमें पहली बार कोई भारतीय को सदस्य बनाया गया, और ऐसे पहले भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये आप फैक्ट याद कर लो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले कौन से भारतीय थे, तो ऐसे भारतीय थे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो इनका नाम आप याद रखना, ये पहले भारतीय थे जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद बनाई गई थी उसमें शामिल होने वाले ये पहले भारतीय थे, ठीक है ना। या आपसे क्वेश्चन पूछा था किस अधिनियम के थ्रू, ठीक है ना, वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया पहली बार, तो आपको लगा के आना है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है ना। इस अधिनियम के थ्रू वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई, और ऐसे पहले भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो अपने आप में ये फैक्ट है, इसको याद कर लेना आप, ठीक है ना, कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले सदस्य कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये आज का आपका लेक्चर था, ठीक है ना। हम अपने लेक्चर का अंत यहीं पर कर रहे हैं। तो आपने आज क्या किया, बहुत सारे अधिनियम को पढ़ लिया, ठीक है ना, बहुत सारे आपने अधिनियम पढ़ लिए जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, उनमें कुछ कुछ फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको करा दिए। कल का जो लेक्चर होगा, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना। भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। फिर उसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, संविधान सभा को पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है ना। संविधान सभा के बारे में हम पढ़ना उसमें चालू करेंगे। तो जो आपका इसके बाद जो अगला लेक्चर होने वाला है लेक्चर 2, उसमें हम भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं भारतीय शासन अधिनियम 1935 को पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है ना, आप समझ गए होंगे संवैधानिक विकास। संविधान आपको थोड़ा सा बता दिया मैंने, अभी आगे आगे और बताऊंगा। और जो आपका संवैधानिक विकास है आप उसको भी समझ गए होंगे, संवैधानिक विकास हो कैसे रहा है। अंग्रेज जो आ रहे हैं, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अपने क्षेत्र को विस्तार कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्ट ला रहे हैं, ठीक है ना। उससे क्या हो रहा है, हमारे भारतीय संविधान का विकास प्रारंभ हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, संवैधानिक विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको संवैधानिक विकास पढ़ना था। ये टॉपिक आपका आज पूरा नहीं हुआ है, कल जो आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी मैं कराता जाऊँगा इन सबको आप क्या करना, रिवाइज करते रहना, ठीक है ना। तो आपको जो भी पढ़ाया जाए तो उसको उसके अगले दिन आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना। फिर उसको संडे के दिन रिवाइज करना है, तो साइक्लिक ऑर्डर में आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है ना। तो कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 1919 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको बस इतना करना है,
इन लेक्चर को अटेंड करने के लिए आपको चैनल को क्या करना है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है ना। आपको सारे MCQ भी कराए जाएंगे। यदि MCQ यूट्यूब के माध्यम से पॉसिबल नहीं होंगे तो ग्रुप में डाले जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना है, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।